जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज एक सुविचार की और कहानी लेके आई हूँ, सुनिएगा। अरे, आपकी बहू अभी तक सो रही है। आप रसोई में अभी तक नाश्ता बना रही हो क्या? नीलम, अपने घर की मालकिन से आप नौकरानी कब बन गई? नीलम की पड़ोसन सुबह सुबह चीनी लेने आई थी और उसने सहानुभूति दिखाकर चली गई। उसके जाने के बाद नीलम फिर से अपने काम में लग गई, पर मन में पड़ोसन की कही हुई बात खटकने लगी थी उसे। वह सोचने लगी कि पिछले 30 सालों से वह यही तो कर रही है। सुबह का नाश्ता, दोपहर को क्या बनना है और बाजार से क्या लाना है, बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। में सारा दिन निकल जाता था। घर की बाकी कामों के लिए तो बाई आती थी, बस बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। इसमें जो ही नीलम के हाथ में प्लेट गिर गई तो पति राकेश ने रसोई में आकर कहा कि ज़रा ध्यान से, बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे। इससे पहले भी छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ता बनाते समय कभी कोई बर्तन गिरता था, इस यही बात कहते थे कि बच्चे सो रहे हैं। मेरा बेटा और बेटी सो रहे होते थे तब। आज बेटा और बहू सो रहे हैं। आज रविवार था इसलिए इतनी देर तक सो रहे हैं, वरना 8 बजे तक तो वे ऑफिस को निकल जाते थे। क्या कर रही हो? इन्होंने रसोई में मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं, आज रविवार था, बस छुट्टी थी, सोचा कुछ नया नाश्ता बच्चों के लिए बना दूं, बस उसी की तैयारी कर रही थी। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है। सुनो, मेरे लिए चाय बना दो। इनको चाय लेकर मैं फिर रसोई में लग गई। 10:30 बजे आदर्श जागते चाय लेने आया रसोई में और बोला कि माँ, 2 कप चाय दे दो। दीक्षा भी उठ गई है, बाथरूम में गई है और हमें जल्दी तैयार होकर जाना है। हम सब फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा, चाय लेने के लिए दीक्षा क्यों नहीं आई और फिल्म का प्रोग्राम कब बना? पर तब तक आदर्श अपने कमरे में जा चुका था। अरे वाह, फिल्म मज़ा आ गया। आज तो रविवार की छुट्टी है और छुट्टी का अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। नीलम, मैं तो चला नहाने, मेरी वह नीली वाली कमीज इस्त्री कर देना। अशोक फिल्म की बात सुनकर खुश हो गए थे और गुनगुनाते हुए नहाने के लिए चले गए थे। तब तक दीक्षा भी आ गई थी किचन में। अरे मम्मी, आप अभी तक यहीं पर हैं? 12 बजे का ही शो है, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी, आप गुलाबी वाली साड़ी पहनना, उसका रंग आप पर अच्छा लगता है। तब तक आदर्श भी रसोई में आ चुका था। दीक्षा, फिल्म का प्रोग्राम कब बना? देखो, मैंने नाश्ते की सारी तैयारी कर रखी है। मेरी बात पूरी होने से पहले दीक्षा की जगह आदर्श बोल पड़ा। मम्मी, रात को दीक्षा ने प्रोग्राम बनाया, फिर इंटरनेट पर बुकिंग भी कर दी। प्लीज़ जल्दी चलो ना मम्मी, नाश्ता हम डिनर में खा लेंगे। आदर्श ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। आदर्श को कभी किसी बात के लिए नहीं मना कर पाती थी, यहाँ तक कि उसने दीक्षा को पसंद किया था, तब भी मेरी मर्जी ना होते हुए भी मैंने हाँ कर दी थी, आदर्श खुश रह सके। आदर्श जितना ही चुलबुला बातूनी था, दीक्षा उतनी ही स्वभाव की गंभीर थी। मुझे शादी के कुछ ही दिनों बाद ये महसूस होने लगा था कि दीक्षा आदर्श के अधिकतर फैसले खुद लेती थी, चाहे वह किसी के घर डिनर पर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो। खैर, उस दिन हम चारों ने बहुत मज़े किए। फिल्म ठीक थी, पर रात को किसी ने खाना नहीं खाया और मेरा सारा नाश्ता अगले दिन काम वाली को देना पड़ा। मेरी मेहनत खराब हो गई थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। कुछ दिन के बाद पड़ोसन ने मेरी सहेली माधुरी के यहाँ मुंडन था। मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। राकेश को फ़ोन करके बता दिया था कि घर पर ताला लगा हुआ है और मैं पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। बच्चे तो रात को लेट आते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है और मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझी। कुछ ही देर बाद मेरे फ़ोन पर दीक्षा का फ़ोन आया कि मम्मी, आप कहाँ हो? घर पर तो ताला लगा हुआ है, मैं जल्दी आ गई हूँ, तुम रुको, मैं आती हूँ। कहकर जब मैं घर पहुंची तो देखा कि दीक्षा बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से ताला खोला और उसे कमरे में लिटा दिया। बुखार तेज था तो मैंने उसे बर्फ़ की पट्टियां उसके माथे पर रख दी। थोड़ी देर के बाद दीक्षा दवा खाकर सो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। माधुरी, जिसका फंक्शन में अधूरा छोड़ आई थी, वह मेरा पर्स लेकर आई थी और बोलने लगी कि क्या हुआ नीलम जी, आप जल्दी क्यों निकल आईं? माधुरी जी ने, जिसे मैं दीदी कहती थी, बहू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है?
तुम कमाल करती हो, बहू घर जल्दी आ गई तो तुम सब कुछ छोड़कर चली आई। अरे उसे कह देती कि 2 घर छोड़कर माधुरी के घर में हूँ, आकर चाबी ले जाती। नीलम, मेरी बहुत बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लेकिन अभी तुम्हारी बहू आए सिर्फ 2 महीने हुआ है और तुमने उसे सिर पर बिठा लिया है। मेरे घर में देखो 3-3 बहुएं हैं, मजाल है कि कोई कुछ कह दे और फिर सर से पल्ला भी नहीं हटाने देती मैं। उनका मजाल क्या कि वह कुछ कह दें, लेकिन तू भी क्या करे, बहू तो बेटे की पसंद की है ना, तो सिर पर तो बैठेगी ही। माधुरी दीदी ना जाने मुझे कौन सा ज्ञान बांट कर चली गई थी, पर उनके जाते ही मैं सोच में पड़ गई कि हर लड़की तो शादी के बाद घर की जिम्मेदारी संभालती ही है ना। वह मुझे क्या गलत कह रही हैं और क्या सिखा रही हैं। दीक्षा, क्या अगर दीक्षा की जगह मेरी बेटी होती तो भी तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई होती, लेकिन बहुओं को तो घर का काम करना ही होता है। दीक्षा के ठीक होते ही मैं उसे कह दूंगी कि सुबह वो रसोई में मेरे साथ मेरी मदद करे। सुबह जल्दी ही चली जाती है, लेकिन वो और घर पर मैं सारा दिन अकेली ही रहती हूँ और घर का काम मैं कर सकती हूँ। बहू की मदद के बिना भी काम हो जाएगा। इस सुदेश में विचार करके मैं अपने विचारों को झटक कर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए कुछ हल्का सा बना देती हूँ और आदर्श के लिए बैगन का भरता बनाती हूँ, उसे बहुत पसंद है। फिर दिमाग के किसी कोने में आवाज़ आई कि 2-2 चीज़ें क्यों बनाती हूँ। बहू इतनी भी बीमार नहीं है कि वह बैगन का भरता खा सके, लेकिन दिल ने दिमाग को कस के डांट दिया और कहा कि नहीं, बहू की तबीयत खराब है, उसे हल्का खाना ही खाना चाहिए। मैं उसके लिए हल्का ही खाना बनाती हूँ। रात को आदर्श आया और शिखा के लिए खाना कमरे में ले गया। मुझे लगा शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गई थी। दीक्षा सोई हुई थी, खाना बगल में रखा हुआ था। आदर्श कुछ काम अपना लैपटॉप पे कर रहा था। मैंने पूछा कि आदर्श क्या हुआ, खाना नहीं खाया? दीक्षा ने, मम्मी उसको नींद आ रही है, मैंने कुछ देर में खाना रखने के लिए आने ही वाला था, तो प्लीज़ आप खाना लेके जाओ। अमन फिर से पे काम करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी बीमारी को देखते हुए अलग से उसके लिए खाना बनाया था। मुझे शर्मा जी ठीक ही कह रही थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही दीक्षा को छूट दे रखी है। उसकी लगाम जो है वो पकड़नी पड़ेगी, वरना वो घर में मेरी कद्र खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब मैं रसोई में थी तभी दीक्षा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। दीक्षा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा। मम्मी, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अगर नहीं गई तो परेशानी हो जाएगी। कल भी जल्दी चली आई थी, सारा काम पेंडिंग होगा, आज छोड़कर नहीं आ सकती मैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी लड़की है, अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है। घर के हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, घर की हर जिम्मेदारी को खुद ही नहीं समझती है, घर को होटल समझ रखा है, पता नहीं क्या क्या मैं सोचती रही। फिर अपने काम में लग गई और काम ख़त्म करके मैंने सोचा कि माधुरी दीदी के घर चली जाऊं, जिनके पोते का मुंडन कार्यक्रम था, अधूरा छोड़कर आ गई थी। सोचा कि एक बार उनके घर हो आऊँ। उनकी बहू ने बताया कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने कमरे में है। मैं उनके कमरे में चली गई। माधुरी दीदी पलंग पर लेटी हुई थी, उनकी दूसरी बहू उनके पैर दबा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने बहू से कहा, चल छुटकी आंटी के लिए चाय वगैरह लेकर आ। उनकी एक आवाज़ पर ही उनकी बहू रसोई में चली गई। क्या हुआ दीदी, आपको तबीयत ख़राब है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, कल की थकान है, बस यह समझ लो कि आज आराम करने का मन था। वह मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बहू की तबीयत कैसी है दीदी? ऑफिस गई है वह। मैंने कहा, ऑफिस गई है, ज़रा देखो तो, कल तो इतनी बीमार थी कि 2 घर छोड़कर ऑफिस चाबी लेने नहीं आ सकती थी। आप अपनी सास को भगाया, आज ऑफिस चली गई है, सब तुम्हारी ही गलती है। नीलम, तुमने उसे बहुत ढील दे रखी है। अरे देखो, मेरी बहू का मजाल क्या कि वो आवाज़ निकाल ले मेरे सामने। इनकी मेरे सामने आवाज़ नहीं निकलती है। तब तक छोटी बहू चाय पकौड़े लेकर आ गई। माधुरी दीदी ने बात आगे शुरू कर दी। नीलम, मैंने दुनिया देखी है, इन बहुओं को सिर पर मत बिठाओ, बाद में पछताओगी, तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर देंगी। तब से वह बोल रही थी और मैं मूर्ख श्रोता बनकर उनकी बातें सुन रही थी। दर्द से सिर फटने लगा था। वह बोल रही थी और बोले जा रही थी। नीलम तुम्हारी ही तरह मेरी बहन थी, वह भी अपने बहुओं को सर पर चढ़ा कर रखती थी, बहुत ही सीधी थी। आज देखो उसका हाल कर दिया है। उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया था।
मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, सिर भी भारी हो रहा था। मैंने जैसे ही कप उठाया चाय के लिए, चाय छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गई। फिर क्या था? दीदी बोली कि जल्दी जाओ, इसे धो लो, नहीं तो इसका दाग तुम्हारे कपड़ों पर लग जाएगा। मैं खुद को संभाल कर बाथरूम की ओर चल पड़ी। बाथरूम की दीवार किचन से एकदम सटी हुई थी। बाथरूम में खड़े होकर मुझे रसोई में काम कर रही बहुओं की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। दीदी की बहू कह रही थी कि देखो, बुढ़िया कल सारा वक्त बैठी हुई थी और फिर आज थक गई है। यह आवाज़ छोटी बहू की थी शायद, नहीं तो क्या पता इस बुढ़िया का पीछा हमसे कब छूटेगा। यह पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है, जल्दी मरे और हम बंटवारा करके अलग हो जाएं। कम से कम अपनी मर्जी से जी तो पाएंगे, हम खुलकर सांस तो लेंगे। चल अब धीरे धीरे काम ख़त्म कर ले, नहीं तो बुढ़िया सुन लेगी तो परेशानी हो जाएगी। और दबी स्वर में उन लोगों ने हंसी कर दी। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे मानो धक्का सा लगा कि कैसी सोच है उन दोनों की, अपने सास के मरने के बारे में मना रही हैं। ठीक ही था ना, दीदी ने भी कभी इन लोगों को अपने परिवार का हिस्सा तो माना ही नहीं था। यही करने की मैं भी तो सोच रही थी, घर पर अपना ऐसा ही क्या कब्जा रखना कि सारे परिवार मरने का इंतज़ार करें आपके। अगर मैं दीदी की बातों में आकर दीक्षा को बंधन में रखने की कोशिश करती तो शायद घर की शांति खत्म हो जाती। कहीं दीक्षा भी तो मेरे लिए ऐसा ही नहीं सोच रही थी? ना ना, बिल्कुल नहीं। दीक्षा तो बहुत समझदार है। क्या हुआ नीलम, दाग गया या नहीं गया? घर बाहर से दीदी की आवाज़ ने मुझे विचारों से बाहर निकाल दिया था। मैंने बहुत बहुत सोच लिया था, शायद अब अपने विचारों से मैं बाहर निकली और मैंने तुरंत ही कहा कि हाँ दीदी, दाग निकल गया। अपने मन में सोचा कि मन का भी और तन का भी। और अपने घर पर तुरंत ही फ़ोन किया और अपनी बहू दीक्षा का हालचाल पूछा और उसे जल्दी घर आकर आराम करने को कहा। फिर मैं रसोई चली गई, रात का खाना बनाने लगी। अब दीक्षा के लिए अलग से खाना बनाने की मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं अपनी बेटी के लिए खाना बना रही हूँ। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के कहने पर आकर अपने घर को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी यदि कोई बहू है तो उसे बेटी की तरह समझे, मान सम्मान दें, वो भी आपको की ही तरह माने। ये रिश्ते कभी भी दबाव से नहीं बनते हैं बल्कि प्रेम से बनते हैं। इसलिए आप अपने हर रिश्ते में प्रेम रखिए, विश्वास रखिए, रिश्ते अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद।